बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। The World Trade Organization or the WTO was founded on 1/1/1995 on 1st January of 1995 as a successor of General Agreement on Trade and Tariff GATT। जो GATT जो था ये 1945 में बनाया गया था, जो कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम पर बेस्ड था। तो 1994 तक, एंडिंग 1994 तक GATT चलता रहा। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के ट्रेड कैसे होगी और उस पर जो टैरिफ होगा, किराया वगैरह होगा, कौन मुल्क कैसे लगाएगा, वो सारे उसमें सिस्टम बनाया गया था। उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। तो उसको बाद में चेंज किया गया और उसको बनाया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम चेंज किया गया और इसमें कुछ बेसिक चेंजेस लाई गई। तो इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1 जनवरी 1995 से। ये WTO बन गया, जो कि पहले GATT था। ठीक है, सक्सेसर होता है कि पहले वो था, उसके बाद ये बना, उसके पीछे ये आया। It is based in Geneva and its underlying principle is to create an international environment that enables the free flow of goods, services and ideas। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है, यानी इसका जो बेस है वो जेनेवा में है। और इसके जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है या जो मेन प्रिंसिपल है इसका WTO का, वो क्या है? टू क्रिएट एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट दैट इनेबल द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज। कि एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाना जिससे क्या हो? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। गुड्स कहते हैं सामान को, चीज़ों को। किसको कहते हैं? सामान को और चीज़ों को गुड्स कहते हैं। कि जिसमें क्या हो? किस चीज़ का फ्री फ्लो हो? सामान का। कि दुनिया में जो सामान किसी जगह भी बनाया जाता है, ख़ासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से क्या हो कि वो सामान, वो चीज़ें, वो बाकी दुनिया में पहुँचे बग़ैर किसी के रुकावट के। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज़। के सर्विसेज जो हैं गुड्स से रिलेटेड, सामान जो इंसानी ज़रूरियात का है और उससे रिलेटेड उनका पहुंचाना है ना, वो सर्विसेज एंड आइडियाज़, इनका फ्री फ्लो हो, इनमें किसी किस्म की रुकावट ना हो। इट हैज़ फुल टाइम रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज़। इसके मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, मेंबर जो हैं, इसके 150 मेंबर हैं। दुनिया के सारे मुल्क इसके मेंबर तो नहीं हैं, 150 मेंबर्स हैं। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वहाँ पर। ऑल डिसीजंस आर टेकन unanimously, but the major economic powers such as USA, the EU and Japan have managed to use it to advance their own interest। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो यूनानिमसली, मिलजुल कर लिए जाते हैं। लेकिन ये तो सीधी सी बात है, जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं, जैसे USA सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है, EU यूरोपियन यूनियन, जापान, या इस तरह से जो बड़े मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमीज़ बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर देते हैं।
वो ऐसे वहाँ पर मोटिवेट करते हैं दूसरों पर, ऐसे वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पढ़ा सॉफ्ट पावर, उसका इस्तेमाल करके तो दूसरे मुल्कों को भी अपने ही हम नवा, अपनी ही सोच में वो ढाल लेते हैं, और इस तरह से वो अपने ही ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे उनका अपना फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है। WTO कंट्रीज टुगेदर अकाउंट फॉर 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ये जो 150 मेंबर हैं और इसमें सारी बड़े मुल्क हैं, तो तकरीबन 90% जो वर्ल्ड ट्रेड होती है वो WTO के अंडर या उसके ज़रिए से होती है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं, USA, EU, जापान, चाइना, इंडिया, सऊदीया वगैरह, तो यूरोप की सारी कंट्रीज़ उसमें आ गई, कनाडा, तो ये सारी उसी के ज़रिए से इनकी बिज़नेस होती है, इनकी ट्रेड होती है। तो 90%, बल्कि 90% से भी ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड WTO के ज़रिए से होती है। The WTO has acquired the universal character, but that developing countries often complain of non-transparent procedure and are mostly governed by big powers. तकरीबन ये जो WTO है इसका यूनिवर्सल कैरेक्टर बन गया है, यानी ये यूनिवर्सली ऑपरेट हो रही है, यूनिवर्सली काम कर रही है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ गरीब हैं और अब डेवलप हो रही हैं, तो वो हमेशा शिकायतें करती हैं कि नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर वहाँ पर अपनाया जाता है, और जो बिग पावर हैं वो क्या करते हैं कि उनके ही ज़्यादा कंट्रोल और उनके ही ज़्यादा बात वहाँ पर मानी जाती है। क्या? उनकी ही ज़्यादा बात मानी जाती है। तो इसलिए जो है क्या WTO, तो हम ये कहेंगे कि ये बिग पावर्स के कंट्रोल में है। ये कोई इंडिपेंडेंट अदारा तो है, लेकिन ये बिग पावर्स के कंट्रोल में है। और उसमें भी ये जिस तरह हमने वो पढ़ा था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, कि बेसिकली ये जो ओल्ड सिस्टम है ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम बेस्ड है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम इज़ ऑलवेज डोमिनेटेड बाई बिग पावर्स, स्पेशली USA एंड EU, तो जिसमें उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया और उसको सस्टेन किया। जिस तरह हमने स्ट्रक्चरल पावर में पढ़ा, तो नेचुरली उसमें बड़े ही पावरों का ही फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो WTO के ज़रिए से भी ऐसा ही होता है। फिर इसके बाद है एमनेस्टी, नहीं, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। The International Atomic Energy Agency was created in 1957. ये कब क्रिएट की गई? 1957 को। It came into existence to enforce the US President Dwight Eisenhower's Atom for Peace proposal. उस टाइम eisenhower जो था प्रेसिडेंट था USA का, तो उसने एक स्लोगन दिया एटम फॉर पीस, कि जो एटॉमिक एनर्जी है ये बम बनाने के लिए इस्तेमाल ना हो, बल्कि एटम फॉर पीस, पीसफुल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि उस वक़्त तक USA ने, उससे बस 15 से 12 साल 13 साल पहले USA ने बम बनाकर जापान पर 2 बम गिरा भी दिए थे, और उनकी अपनी एटॉमिक एनर्जी काफ़ी पावरफुल हो गई थी, और उनके एटम बम का काम भी काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर उसके बाद इसने USSR ने भी 1954 में एटम बम बना लिया था। तो फिर अब उनको लगा कि नहीं, अब ज़रूरत है कि भाई एटम फॉर पीस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो, एटम फॉर वेपन के लिए इस्तेमाल ना हो। It aims to promote the peaceful use of nuclear energy and to limit the use of military purpose. इसका मकसद क्या था IAEA का? कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वो ही हो गया, एटॉमिक और न्यूक्लियर एक ही बात है, कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये एटॉमिक एनर्जी है, ये पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिजली रिएक्टर्स बनाने के लिए, बिजली प्लांट्स बनाने के लिए पावर, और जिससे पावर से फिर सारा निज़ाम चलता है,
तो इस तरह से ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, हथियार बनाने के लिए, एटम बम बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, मिसाइल में एटम बम लगाने के लिए इस्तेमाल ना हो, वो हो गया मिलिट्री पर्पस। IAEA teams regularly inspect nuclear facilities all around the world to verify the civilian reactors are not put to use for military purposes. अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये सिविलियन यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा और काम किया जाए, इसमें और इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो वही न्यूक्लियर प्लांट जो हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं, उनसे एटम बम बनाया जा सकता है। तो IAEA उसको इंस्पेक्ट करती रहती है। ये जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं सिविल पर्पस के लिए, तो वो मुल्क उसमें वहाँ पर उनको इजाज़त देते हैं, उनकी टीमें आती रहती हैं और वहाँ पर देखती रहती हैं कि भाई हाँ, ये जो प्लांट हैं ये वाकई अभी एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। हाँ, जो मिलिट्री पर्पस के लिए, जो जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और बड़े 5 मुल्कों ने बनाया है, तो वो मिलिट्री पर्पस वाले प्लांट अलग हैं, सिविल पर्पस वाले जो रिएक्टर हैं वो अलग हैं। ठीक है। फिर है ह्यूमन राइट्स वॉच। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल NGO इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल अराउंड द ग्लोब। ह्यूमन राइट्स वॉच के ह्यूमन राइट्स को वॉच किया जाए, तो ये पूरी दुनिया में इसको क्या रिसर्च और रिसर्च करती है कि कहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और क्या चल रहा है। इट इज़ द लार्जेस्ट US बेस्ड इंटरनेशनल NGO। ये एक NGO है, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है या जो स्टार्ट हुई है ये USA से हुई है। इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ ग्लोबल मीडिया टू ह्यूमन राइट्स एब्यूजेज। तो ये जो क्या करती है, ग्लोबल मीडिया को, मतलब उसकी अटेंशन कहाँ मोड़ती है, ह्यूमन राइट एब्यूजेज किसी मुल्क में हो रही हैं तो उनकी तरफ US मीडिया और ग्लोबल मीडिया को इस चीज़ में वो इन्फॉर्म करती है। अच्छा, लेकिन ये अक्सर क्या करते हैं कि USA को छोड़कर या यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़कर दूसरे मुल्कों पर इनकी नज़र ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या हो रहा है इनकी वो नज़र नहीं होती है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोalition लाइक campaign to ban landmines, to stop use of child soldiers and establish the International Criminal Court. अच्छा, तो इसने इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोalition, इसने काफ़ी मदद दी है और काम किया है इंटरनेशनल कोalition बनाने में, जैसे कंपेन टू बैन लैंड माइंस, जिनको हम माइनस कहते हैं पहाड़ी में, कि वहाँ पर बॉर्डर पर माइनस लगे हुए हैं, तो वैसी चीज़ों को उनको लैंड माइन कहा जाता है कि उनका इस्तेमाल ना हो, उनको बैन हो जाए, क्योंकि उसमें सिविलियन लोग मारे जाते हैं। जो बॉर्डर पर जो लोग होते हैं अपने मवेशी के लिए, काम काज के लिए, किसी पर्पज़ के लिए जाते हैं, तो वो लोग मारे जाते हैं। यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, बच्चों को सोल्जर में ना बनाया जाए, उनको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बनाया गया है, तो उसको भी क्या किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, तो उसमें इसने मदद दी है। तो इस तरह से इसने भी एक अच्छा काम किया है, लेकिन जो जितना होना चाहिए था वैसा